नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम आपके बीच फिर से लेके आए हैं बिहार बोर्ड का ये 9th क्लास का रसायन शास्त्र का बुक है और इसका ये पहला अध्याय है हमारे परिवेश के पदार्थ। ये आपका पहला अध्याय है और इस अध्याय के हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग तीसरे क्लास में हैं। हम लोग विसरण से आगे के अध्यायों को पढ़ेंगे। तो इससे पहले के अध्याय को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं और इससे पहले के अध्यायों को जरूर पढ़ें, या फिर इसके बाद वाले अध्याय को पढ़ने के लिए भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे। और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। वीडियो क्लास अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और अगर आप इंग्लिश का ग्रामर या फिर ट्रांसलेशन अगर सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है जिसका नाम है AMS स्पोकन गुरु। आप हमारे इस चैनल को विजिट करें, वहाँ से आप ग्रामर और ट्रांसलेशन को भी सीख सकते हैं। तो आज का जो ये अध्याय है इसको स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं। विसरण क्या है? विसरण है आदान प्रदान। इसको आप आम शब्दों में ऐसे समझिए कि आदान प्रदान है, एक से दूसरे में आना जाना है, ये इसको विसरण कहते हैं। सामान्यतः कोई ठोस पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में विसरित नहीं होता है, क्योंकि ठोस पदार्थ के कणों का गमन एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं होता है। फिर भी कुछ दृष्टांत ऐसे हैं जहां एक ठोस पदार्थ का विसरण दूसरे ठोस पदार्थ में होता है। यदि कॉपर और जिंक के 2 टुकड़ों को परस्पर सटाकर बांध दिया जाए और कुछ वर्षों के पश्चात दोनों टुकड़े सट जाते हैं, इसका कारण यह है कि एक धातु के कण दूसरी धातु के कुछ हद तक प्रविष्ट हो जाते हैं। ये एक अपवाद स्वरूप है। इन जनरल ऐसा नहीं होता है कि 2 शीशे के ग्लास को आप सटा के जिंदगी भर रख दें तो ये आपस में चिपक नहीं जाएंगे। 2 पेंसिल को आपस में सटा के रख दें तो ये आपस में चिपक नहीं जाएंगे। ये इसके गुण हैं। लेकिन विसरण के जो गुण होते हैं वो एक दूसरे में समाहित होते हैं। वो गैसों में अधिक, तरल में अधिक, मगर ठोस में ना के बराबर होता है। अब जैसे रबड़ को आप लें, रबड़ बैंड को, अगर आप रबड़ को बहुत दिन तक एक दूसरे के साथ सटा कर रख देंगे तो जब उनके अंदर के अंतराणुक आकर्षण बल धीरे धीरे कम होते जाएंगे तो फिर वो आपस में चिपक जाते हैं, एक दूसरे में वो मिल जाएंगे। उसको वो विसरण करना नहीं कहेंगे। पदार्थ की द्रव्य अवस्था, अब देखिए पदार्थ की जो द्रव्य अवस्था है उस द्रव्य अवस्था में विसरण होती है। द्रव के कणों के बीच अंतराणुक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कमजोर होने के कारण द्रव के कण कम मजबूती के साथ परस्पर बंधे रहते हैं। मैंने इसे पहले कई बार आपको बताया है कि ठोस पदार्थ के जो अंतराणुक आकर्षण बल होते हैं उसमें इतने अधिक अंतराणुक आकर्षण बल होते हैं कि वो आपस में एकदम से चिपके हुए होते हैं और उनके बीच में अंतराणुक स्थान न्यून होता है, नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, जिस वजह से उनमें विसरण होने की संभावना ही नहीं होती है। लेकिन फिर भी उसमें विसरण होती है। जैसे लोहा बहुत ही ठोस पदार्थ है लेकिन फिर भी लोहे के बाहरी कण जो हैं उनमें अंतराणुक स्थान बहुत न्यून है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें अंतराणुक स्थान है। इसी वजह से उसमें हवा और जल के कण प्रविष्ट करते हैं और उसी के प्रविष्ट करने के कारण उनमें जंग लगती है और वो सड़ते हैं। या फिर चट्टानों में हवाओं के कण और जल के कण समाहित हो जाते हैं उन पत्थरों में भी, जिनकी वजह से पत्थरों में क्षरण की प्रक्रिया होती है, लेकिन वो इतने ही न्यून स्तर पर होती है कि हम आप उसको विसरण नहीं कहते हैं, लेकिन वो होता है। द्रव के अंदर
अंतराणु का स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, फलतः द्रव के कण अधिक स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते रहते हैं, किंतु अंतराणु का आकर्षण बल इतना कमजोर भी नहीं होता कि वे कण द्रव की सतह छोड़कर बाहर निकल जाएं। क्या होता है, द्रव के अंदर जो है अंतराणु का आकर्षण बल जो है वो बहुत कम होता है, वो स्वतंत्र रूप से एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, लेकिन इतने भी नहीं होते हैं कि वो जहाँ तहाँ चले जाएं। लेकिन जब उनमें ऊर्जा का संचार होता है तो वो फिर अपने से दूर होने लगते हैं। तो द्रवों में और गैसों में विसरण होती है। द्रव के सामान्य गुण देखिए, द्रव की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित है। आकृति और आयतन। द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती किंतु उसका आयतन निश्चित होता है। मैंने आपको इससे पहले के क्लासेस में बताया है कि द्रव को अगर हम एक थाली में रख दें, एक थाली में पानी रख दिए तो उसका आयतन क्या हुआ, उस थाली का जो आयतन होगा वो उस जल का आयतन होगा। अगर उसी जल को हम एक ग्लास में रख देते हैं तो अब उस ग्लास का जो आयतन होगा और थाली में जो जल का आयतन था दोनों समान होगा, आकार बदल जाएंगे। थाली का आकार और ग्लास के आकार में अंतर हो गया। अब उसी ग्लास के पानी को अगर हम परख नली में, लंबी पतली नली में डाल देते हैं तो उसका आकार बदल गया, लेकिन उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आया। उस परख नली का अगर आप आयतन निकालेंगे तो आयतन उतना ही निकलेगा जितना आपके ग्लास का निकलेगा और जितना आपके थाली का निकलेगा। तो उसके आकार में परिवर्तन होता है। द्रव्य के आकार में परिवर्तन हो सकता है लेकिन उसके आयतन में भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ठोस के ना आकार में परिवर्तन होता है और ना उसके आयतन में परिवर्तन होता है। द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी बर्तन की आकृति प्राप्त कर लेता है। इसका कारण यह है कि द्रव के कण एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं और अंत में स्थिर होकर बर्तन की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। चूंकि द्रव के कण एक दूसरे के निकट नहीं आ सकते और ना एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, अतः द्रव आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव के जो आयतन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब घनत्व की बात करें, द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। द्रव का जो घनत्व है उसके ठोस रूप से कम घनत्व में होता है। किसी ठोस पदार्थ की अवस्था की तुलना में उसके द्रव की अवस्था में अंतराणु का स्थान अधिक होता है, इसलिए द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है। देखिए, जब कोई सा भी पदार्थ जैसे जल है, जब ये एक द्रव के रूप में है, एक तरल के रूप में है, तो इसका मतलब है कि इसमें अंतराणु का स्थान जो है वो अधिक है। और जब हम इसको ठोस के रूप में लाते हैं, जब हम इस जल को संपीड़ित करेंगे या इसको हम ठंडा करेंगे तो ठंडा करने से इसके अणुओं में संकुचन आएगा। इसके अणुओं के बीच में जो अंतराणु का स्थान है वो सीमित हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। तो जल क्या हो जाएगा, जल जो है संपीड़ित हो जाएगा, उसका जो है सो आयतन कम हो जाएगा। तो तरल के अपेक्षा ठोस का आयतन उसी पदार्थ का कम हो जाता है। लेकिन जब आप उसको गैस की अवस्था में लाएंगे तो फिर उसका आयतन उस तरल पदार्थ से भी बड़ा हो जाएगा। यानी जब आप 1 लीटर पानी को अगर वाष्पित कर लेते हैं तो वो जो वाष्प होगा वो पानी 1 लीटर पानी के आयतन से ज़्यादा आयतन का वो वाष्प बन जाएगा। अब देखिए, संपीड़िता। संपीड़िता क्या है, द्रव प्रायः असंपीड़ित होते हैं। द्रव जो है यानी आप पानी को दाब देके उसको आप संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, यानी उसको आप संकुचित नहीं कर सकते हैं, उसको छोटा नहीं कर सकते हैं। एक जार में अगर आप पानी देके और उस पर दाब देंगे तो पानी सिकुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठोस की तुलना में ये थोड़ा अधिक संपीड़ित होते हैं। इसका कारण यह है कि द्रव में अंतराणु का स्थान ठोस की तुलना में अधिक होता है। ठोस की तुलना में थोड़ा अंतराणु का स्थान होने के कारण ये जल जो है थोड़ा संपीड़ित होगा, लेकिन इसको संपीड़न नहीं कहेंगे। द्रवणांक और क्वथनांक। द्रवों के द्रवणांक एवं क्वथनांक ठोस पदार्थ से प्रायः कम होते हैं।
द्रव पदार्थों के द्रवणांक कमरे के ताप से कम होते हैं, किंतु इनके क्वथनांक कमरे के ताप से उच्च होते हैं। इनका जो द्रवणांक है और क्वथनांक है, ये द्रवणांक कमरे के ताप से कम होता है, लेकिन इनका जो क्वथनांक है वो कमरे के ताप से अधिक होता है। ये द्रव्य के साथ होता है। तरलता, देखिए द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये बहने की प्रवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि इनके अणुओं के बीच अंतराणुक आकर्षण बल जितना ज़्यादा कम होगा वो उतना ही ज़्यादा फ्लो के साथ बहने वाले होंगे। अगर आप एक शुद्ध पानी को लें तो शुद्ध पानी में जो अंतराणुक बल है वो इतना कम है कि अगर आप उसके जगह पे किसी ऐसे गाढ़े घोल को लें तो उस गाढ़े घोल में अंतराणुक बल पानी के अंतराणुक बल से अधिक होने के कारण वो पानी की तुलना में थोड़ा कम बहेगा। तो इस तरह से जितना ज़्यादा कम अंतराणुक आकर्षण बल होगा वो द्रव्य उतना ही तेजी से एक दूसरे पर फिसलते हुए आगे निकल जाएगा। ठोस अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था में अंतराणुक स्थान अधिक और अंतराणुक आकर्षण बल कमजोर होने के कारण द्रव कणों की गति जो ऊर्जा ठोस कणों से उच्च होती है। फलतः द्रव में बहाव का गुण आ जाता है, जिससे उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। द्रव के बहाव की प्रवृत्ति द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि कमरे के फर्श पर थोड़ा जल गिरा दिया जाए तो यह फैलने लगता है और इसकी आकृति भी बदलने लगती है, किंतु जल का कुल आयतन अपरिवर्तित रहता है। फिर से आपको यहाँ पे आयतन वाला चीज़ समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर उसी फर्श पर पानी के जगह पे किसी ऐसे ठोस को गिरा दिया जाए, ऐसे लिक्विड को गिराया जाए जिसके अंतराणुक आकर्षण बल जिसमें जल की अपेक्षा अधिक होती हो तो उनका विसरण कम हो जाएगा। अब देखिए विसरण, द्रव में परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है क्योंकि इसमें बहने का गुण होता है। विसरण क्या है? एक का दूसरे में आदान प्रदान होना विसरण है। इसी विसरण नियम को आप अगर इसी 9th क्लास के बायोलॉजी का क्लास पढ़ेंगे तो आप उसमें इस विसरण के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो विसरण है ये कोशिका झिल्ली का ये कार्य होता है वो विसरण करने का। किसी भी वस्तु का जो सांद्रता के सिद्धांत जो होते हैं उसी में विसरण भी उसी में आते हैं और परासरण भी आते हैं। ये अगर आप बायोलॉजी का क्लास नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से आप बायोलॉजी का क्लास भी पढ़ेंगे तो आपको इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझने में आसानी होगी। कार्यकलाप है, देखिए 2 बीकर ए और बी लें और उसमें चित्रानुसार जल भरें। बीकर ए वाले जल को सावधानी पूर्वक 1 बूंद स्याही दीवार के सहारे डालें। इसी प्रकार बीकर बी वाले जल में 1 बूंद शहद डालें, जैसे चित्र 1.10 में दिखाया गया है। आप देखेंगे कि बीकर ए में स्याही तुरंत जल में फैल जाती है, जबकि शुद्ध जल में बीकर के किनारे से होकर शहद की एक लकीर छोड़ते हुए नीचे जाने लगता है। 10-15 मिनट के अंदर ही बीकर में स्याही का नीला रंग पूरे जल में फैल जाता है। इसके विपरीत शहद का जल फैलने के लिए अपेक्षाकृत अत्यधिक समय की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल के जो अणुओं के अंदर जो अंतराणुक आकर्षण बल है वो शहद के अणुओं के अंतराणुक आकर्षण बल से कम है। इस वजह से जल के अंदर स्याही का भी जो अंतराणुक आकर्षण बल है वो जल के अंतराणुक आकर्षण बल के बराबर है। इसलिए वो दोनों आपस में परस्पर विसरण कर जाते हैं, बहुत ही तेज गति से विसरण कर जाते हैं। यानी 10 से 15 मिनट में बिना हिलाए डुलाए पूरे बीकर में वो रंगीन जल को बना देता है। लेकिन जब एक शहद को जिसके अंतराणुक आकर्षण बल कम है, जल की अपेक्षा बहुत कम है, तो उनके अणुओं को जल के साथ विसरण करने में समय लगता है। तो विसरण के ये सिद्धांत हैं। शहद का घनत्व स्याही के घनत्व से अधिक है। ये जो घनत्व आप देख रहे हैं ये घनत्व किसी भी
कण के अंतरानुक आकर्षण बल पे ही ये घनत्व तो निर्भर करता है कि जिस वस्तु में जितना अधिक अंतरानुक आकर्षण बल होगा वो वस्तु उतनी ज़्यादा घनत्व का, उतनी ज़्यादा डेंसिटी का होगा, और जिस वस्तु में जितना ज़्यादा कम अंतरानुक आकर्षण बल होगा उस वस्तु का घनत्व उतना ही कम होगा। अब देखिए कार्यकलाप, 2 ग्लास लें, एक ग्लास में गर्म जल और दूसरे में ठंडा जल भर लें, प्रत्येक ग्लास में नीला थोथा कॉपर सल्फेट का एक रवा डालें। गर्म जल शीघ्र ही नीले रंग का हो जाता है जबकि ठंडा जल काफ़ी समय के पश्चात नीले रंग का होता है। इस कार्यकलाप से पता चलता है कि ठोस के कणों के विसरण का वेग उच्च ताप पर बढ़ जाता है। किसी भी पदार्थ को जब आप गर्म करते हैं, चाहे वो कोई सा पदार्थ हो, जब आप उसको गर्म करते हैं तो उसके अंतरानुक अणु जो हैं वो ठोस के जो अणु होते हैं वो आपस में कंपन करने लगते हैं, और द्रव के जो अणु होते हैं वो तेज गति से विसरण करने लगते हैं और अपने से दूर जाने लगते हैं। तो जैसे ही आप गर्म पानी में कॉपर सल्फेट के रवे को आप डालते हैं तो वो गर्म पानी के साथ कॉपर सल्फेट के जो रवे हैं वो गर्म होते हैं और उनमें गतिज ऊर्जा उनकी बढ़ जाती है और वो अपने कणों से दूर जल के कणों के बीच जो अंतराणु का स्थान है उन स्थानों में वो चले जाते हैं। इस वजह से वो बहुत जल्द पानी को रंगीन बना देते हैं। लेकिन जब ठंडे जल में आप कॉपर सल्फेट को डालते हैं तो उसके अंदर की जो गतिज ऊर्जा होती है वो सामान्य रहती है, तो उनको एक दूसरे के कणों के साथ मिलने में समय लगता है। आप जानते हैं कि वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का मिश्रण होती है। ये गैसें जल में विसरण की प्रक्रिया द्वारा घुली रहती हैं। जल में विलीन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को क्रमशः जलीय जीव जंतु तथा पौधे ग्रहण कर जीवित रहते हैं। इस वातावरण में जितने भी गैसीय तत्व हैं उन सभी गैसों में जो आपस में मिलने की प्रक्रिया है वो सारे के सारे प्रक्रियाएं विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ही संपादित होती हैं, और इन्हीं से हम जीवों में कोई ऑक्सीजन लेते हैं और कोई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब देखिए, द्रव का जमना, किसी भी द्रव का ठोस के रूप में परिवर्तित द्रव का जमना कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि जल को 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन ताप पर ठंडा किया जाए तो जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि यह परिवर्तन अस्थायी होता है, जैसे आप इसको गर्म करेंगे तो फिर ये जल में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए, ये वाष्पन, आपने देखा होगा कि एक चपटी थाली में रखे जल की खुली वायु में रख दिया जाए तो कुछ समय के पश्चात थाली का जल गायब हो जाता है। इसी प्रकार छिछले तालाब या झील का जल भी विशेषकर गर्मी के मौसम में धीरे धीरे गायब हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जल गायब होकर कहाँ चला जाता है। वस्तुतः जल वाष्प या गैस के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा जल वाष्प में परिवर्तित होकर उसे वाष्पन कहते हैं। जब आप खुले थाली में या फिर आप जब कपड़े को खींचते हैं, कपड़ा आपका भींगा होता है तो उसमें जो जल व्याप्त होता है वो कहाँ चला जाता है, उसमें जो जल के छोटे छोटे कण हैं वो छोटे कण वायु के साथ मिलके, वायु के कणों के साथ मिलके वो विलीन हो जाते हैं, वो वाष्पित हो जाते हैं, वो उड़ जाते हैं। जब भी आप कपड़े को सूखने देते हैं तो या तो धूप की रोशनी या फिर वायु में पर्याप्त सांद्रता या फिर वायु में उपस्थित वायुमंडल की शुष्कता या फिर आर्द्रता पे निर्भर करती है। अगर वायु आर्द्र है तो आपके कपड़े को सूखने में समय लगेगा, और अगर वायु शुष्क है यानी वायु गर्म है तो आपके कपड़ों में जो पानी के कण हैं उस कणों को वो ऊर्जा देंगे और उस ऊर्जा से वो गर्म होंगे, और गर्म होने के बाद पानी के कण गतिमान हो जाएंगे और फिर वो हवा के साथ वायुमंडल में निकल जाते हैं।
किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। किसी भी द्रव्य के कमरे के ताप से द्रव्य के क्वथनांक के नीचे तापों पर वाष्पन जो होता है उसको वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। क्वथनांक से पहले, क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, उससे पहले की जो वाष्पन की प्रक्रिया है उसी को वाष्पन कहते हैं। कार्यकलाप है, देखिए, एक घड़ी कांच पर थोड़ा कार्बन डाइसल्फाइड लेकर खुली वायु में छोड़ दें। कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि कार्बन डाइसल्फाइड घड़ी कांच पर से गायब हो गया। कार्यकलाप, स्टील की एक थाली में थोड़ा सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का जलीय विलयन लें और थाली को गर्म करें। कुछ समय पश्चात थाली का जल गायब हो जाता है और थाली में सोडियम क्लोराइड अवशिष्ट बचा रह जाता है। तो ये कहाँ चले जाते हैं? ये इसमें जो जल के कण हैं वो जल के कण वायु के कण के साथ आपस में मिलके और वो वाष्पित होके निकल जाते हैं और उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यानी सोडियम क्लोराइड जो उसमें मिलाया गया होता है वो आपका बच जाता है। तो आप जब भी कहीं भी जब भी जल को देखते हैं तो वो जल वाष्पित होके और वायुमंडल में कैसे जाता है? इसी प्रक्रिया के द्वारा जाता है। तो आज का क्लास ये तीसरा क्लास है। आज के इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद मिलेंगे हम लोग वाष्पन क्रिया की व्याख्या से चौथे क्लास में। आपको ये वीडियो क्लास कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और चौथे क्लास को अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, तभी हमारे द्वारा नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले के और इसके बाद के सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं। और भी दूसरे विषयों की पढ़ाई आपको मिलेगा, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें और वहाँ से अपने ज़रूरत के हिसाब से अध्ययन करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।